ठीक है, पहले तुम लोग चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व कर लो। 3 क्वेश्चन है। साल्ट एनालिसिस पूरा खत्म हो गया? नहीं, अभी तो सॉल्ट का सिर्फ 2 क्लास हुआ है ना। एक क्लास हुआ है ना? अच्छा, एक ही क्लास हुआ है, तब तो खत्म कैसे होगा? सॉल्ट अभी चलेगा, थोड़ा टाइम चलेगा। आज बहुत दिनों पे क्लास हो रहा है ना? हाँ, बहुत टाइम हो गया। एक्चुअली हम यहाँ थे नहीं। हमको वहाँ जालंधर जाना पड़ गया था एलपीयू में एक सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो और उसके बाद जब आए तो होली सॉरी दिवाली पड़ गई और छठ पड़ गया, तो इसीलिए क्लास नहीं हो पाया था। ये वाला क्वेश्चन तो अभी तक तुम लोग सॉल्व कर लिए होगे हमको लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। तो जो लोग नए ज्वाइन होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको सबको सॉल्व कर लो, फिर इसको थोड़ा देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसे 3 क्वेश्चन हैं।
पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा तो बताना, तो उसको स्किप करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है? या फिर हम इस तीनों क्वेश्चन को टेलीग्राम पे डाल देते, ठीक है? तो वहां से भी तुम लोग देख सकते हो। हाँ वहाँ से ठीक रहेगा। चला यार, टेलीग्राम पे देख लो वहां से। और तुम लोग का स्कूल का एग्जाम सब हो गया कि चल रहा है अभी, या अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है? प्री बोर्ड के बारे में पूछने का थे। हाँ, प्री बोर्ड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कब से है? दिसंबर बोल रहा है, कंफर्म डेट नहीं आया। तुम लोग का प्रैक्टिकल भी होगा सुना है सीबीएसई में। थोड़ा सा रेडी रहना, मतलब बस वाइवा का तैयारी में रखना, बाकी तो स्कूल नंबर दे ही देता है, ठीक है? तो मतलब ऐसा सुनने में आया है कि प्रैक्टिकल होगा, फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा। क्या कराएगा ये नहीं पता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि तुमको एक सॉल्ट दिया जाता है केमिस्ट्री में, और उसको टेस्ट करके तुमको बताना होता है वो क्या होता है, और उसके बारे में उसका पूरा क्या 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 टेस्ट किए हैं पेपर पे लिख के जमा करना रहता है, ठीक है? और जो ऑफिशियल मतलब एक्सटर्नल आता है वो तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड तो नहीं पूछता है। इन जनरल जो भी उसका मन हुआ वो पूछ लेगा, कभी तुम्हारा सब नाम पता है एड्रेस पूछ के जाने देगा, कभी कभी कुछ भी पूछने लगता है, ठीक है? तो बस यही होता है। हमसे जैसे वो बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक कहीं क्वेश्चन पूछ रहा था, हमसे मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के बारे में पूछा था कि अ, 3-4 कंपाउंड के बारे में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फिर एक पूछा था कि अभी लेटेस्ट माइक्रोस्कोप कौन सा चल रहा है मार्केट में, और उसको कौन बनाया है। तो इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन हमसे पूछा था। और मेरे साथ जो लड़की थी उससे बस ये पूछा था तुम फिजिकल एजुकेशन ऑप्शनल क्यों ली, बस, ठीक है? और दोनों को सेम मार्क्स आया था। तो तुम्हारे लक पे होता है कि वो तुमसे क्या पूछेगा, हालांकि स्कूल वाले सब दिलवा ही देते हैं मार्क्स, ठीक है? अगर सर हमसे भैया हमसे अगर पूछेगा ना कि फिजिकल एजुकेशन क्यों लिए हो, तो हम तो सिर्फ बोलेंगे हम लिए हुए नहीं है, हमको दे दिया गया है। तुमको क्या वो आईपी लेना था, मतलब ये जो कंप्यूटर साइंस वाला ब्रांच होता है? हाँ वो हम लोग को बोला ही नहीं, बोला कि स्कूल में यही सब स्टूडेंट्स को देते हैं, तुम लोग को भी यही लेना होगा। अरे ठीक है, अभी मतलब पी ही सही है, नहीं तो फिर तुमको कंप्यूटर वाले पे भी टाइम देना रहता है। जो लोग कंप्यूटर लिया है कभी उससे बात करना, ठीक है? उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, सब फेल करता है प्री बोर्ड में। मतलब डीपीएस में तो हमको याद है कि एक लाइन से मतलब 40 लोग का क्लास था, 40 में से 38 लोग फेल किया था प्री बोर्ड में। और प्री बोर्ड दिया जा रहा था, 4-5 प्री बोर्ड का एग्जाम दे दिया, फिर भी फेल हो रहा है सब कोई, पास ही नहीं करने देता था। सिर्फ 2 लोग पास किया था, एक लड़की थी शरण्या झा नाम था उसका, और एक और कोई किया था। तो लड़की तो बहुत खुश थी, बहुत पार्टी दी थी उसके बाद पास होने के लिए, कि अब उसको प्री बोर्ड नहीं देना पड़ेगा। हालांकि जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो बहुत रिलेटिवली इजी होता है, इसका कंप्यूटर के साइड से। अगर उसमें भी हम तुम लोग को बताए थे कि यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस है, थोड़ा थोड़ा देख के तुम लोग का भी काम निकल जाएगा, ठीक है? वैसे भी कंप्यूटर का एग्जाम जो होता है वो आधा स्कूल में ही होता है, जो बोर्ड लेता है वो बहुत कम मार्क्स का लेता है, अबाउट 30 मार्क्स हम्म ना। हम्म शायद 70 मार्क्स का लेता है ना। थ्योरी पेपर कितने का होगा? नहीं मतलब कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 30 मार्क्स का ही होता है, और 70 मार्क्स का स्कूल अच्छा, में होता है।
अच्छा अच्छा, हमको अभी याद नहीं है, मेरा पी था एक्चुअली, हम भी सुना के सुने हैं बस। पी में तो बहुत आसान होता है, और एक सब्जेक्ट होता है फाइन आर्ट्स, अगर किसी का है तो, ठीक है। फाइन आर्ट्स भी बहुत ज़्यादा आसान सा पेपर होता है। हम मतलब इतना आसान होता है कि इसका बुक हम लोग एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जाके ही खरीदे थे। उसको याद किए थे कि नहीं किए थे वो नहीं पता। रुको, मेरे पास अभी भी कुछ है, उसका सोवेनियर है, दिखाते हैं। ये एक स्केल है, ठीक है। इस पे अगर तुम लोग को साफ-साफ पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, इस पे कुछ-कुछ लिखा हुआ है। ये हम अपने फाइन आर्ट्स के एग्ज़ाम के दिन लेके गए थे। इसे बहुत सोच समझ के आगे-पीछे, इसमें अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसमें सारा पेंटिंग और उसका कौन बनाया है और कौन से पीरियड में वो बना है, सब लिखा हुआ है। ऐसा हम 2 स्केल उठा बना के ले गए थे। ठीक है, वो तो हम लोग समझ लेंगे कि दोस्त के लिए कि आपके लिए है। तो ये तुम लोग कर कर सकते हो, बस पकड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फाइन आर्ट्स बहुत बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, उसमें चीटिंग भी करना बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा भाव भाव नहीं देता है, तो तुम लोग आराम से उसको कर लेना, ठीक है। अब तुम लोग डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होगे, तो जो सबसे आसान क्वेश्चन है उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन तो हमको यही लगता है, 2-3 बार देखे हो। सोडियम वाला। हाँ, तो तुम लोग बताओ इसमें आंसर क्या है, कोई भी बता दो, कोई भी नहीं, मतलब सबको ही बता दो। डी ऑप्शन। चलो सही है। किसी का इससे कुछ अलग आ रहा है? उसमें तो ज्यादा कुछ देखना ही नहीं पड़ा, मतलब फर्स्ट सिर्फ वो मिला लिए और बाकी सब छोड़ दिए कि वो ऑप्शन ही था। ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर है। हमको नहीं लगता इसमें ज़्यादा कोई डिस्कशन का ज़रूरत होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। बस इसमें एक हिंट है, अगर जिसका नहीं हुआ है, तो वो बस इतना कर सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे और आखिरी इलेक्ट्रॉन का एन वैल्यू देख ले, तो वो 2 आता है, ठीक है। दूसरा करते हैं। स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है। छोटा है एक्चुअली स्क्रीन बोर्ड, रुको हम इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। मतलब स्क्रीन दिख तो रहा है बड़ा, लेकिन जो मतलब मेन कंटेंट है ना वो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। रुक जाओ रुक जाओ। ये तो हो गया अपना दूसरा पोल था। हाँ अब दिख रहा है। चलो तब इसी से स्टार्ट करते हैं, अब यही पहले खुला है। तो बताओ इसमें क्या आंसर आ रहा बी। है? बी। इसके अलावा कोई और आंसर? इसमें +1 हो गया। और कोई आंसर अगर लग रहा है तो बताओ। इसका एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है ये है डी, ठीक है। तो चलो इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
हैविंग L इज इक्वल टू 0 इज 10 इन PD, ठीक है। तो PD का इसके लिए तुमको सबसे पहले एटॉमिक नंबर जानना है, ठीक है। तो PD का एटॉमिक नंबर तो अभी हमको भी याद नहीं है कितना होता है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर जानना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और इसमें L इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब S सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसको काउंट करना है, ठीक है। तो चलो एक मिनट, PD का हम एटॉमिक नंबर ही खोज लेते हैं। PD का एटॉमिक नंबर होता है 46, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 46। तो अब तुम लोग 1s2 2s2 करके भी उसको भर सकते हो, और अगर नहीं चाहिए तो डायरेक्टली जो होता है वो हम बता देते हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है, ये अभी तुम लोग को बताया नहीं गया है। मतलब PD के बारे में तुम लोग को हम बताया नहीं है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई अंतर होता है कि नहीं। जैसे हाफ फिल्ड के बारे में तुम लोग सुने होंगे कि अगर जैसे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसा कुछ है 5s2 4d9, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है इसमें, तो ये 4d10 हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है। दोनों हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है और ज़्यादा स्टेबिलिटी फॉर्म करता है, ठीक है। इसके बारे में अगर तुम लोग सुने होंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम है कि पीरियोडिक टेबल में सुने होंगे, ठीक है। तो तुम लोग सुने हो इसके बारे में, बस इतना बता दो। क्रोमियम का केस सुने थे। हाँ, बिल्कुल क्रोमियम के केस की तरह ही होता है, लेकिन ऐसे कुछ और थोड़े सारे केसेस आते हैं, ठीक है। जिसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, जिसमें से ये एक है। जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो वो सारे कौन-कौन से केसेस हैं, वो तुमको हम बता ही देंगे कि इसमें ऐसा होता है। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ दैट। ठीक है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। भैया हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L इक्वल टू 0। हाँ। तो L इक्वल टू 0 में तो 2 होगा ही नहीं। L इक्वल टू 0 में तो एक ही होता है, तो 2 होगा। 2 ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, देखो, L इज इक्वल टू 0 मतलब L इज इक्वल टू 0 मतलब वो सारे सबशेल्स जिसका अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, ठीक है। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 किसका होता है, जो S सबशेल में बिलोंग करता है ना। ये वाला टेबल बना भी देते हैं कि S हाँ P D F, ठीक है। तो यहाँ पे जो L वैल्यू होगा, S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। 100 नीचे भी जाता है, G भी आता है, तो यहाँ पे 4 हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी S इसमें सबशेल्स हैं, ठीक है, उन S सबशेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है वो तुमको काउंट करके बताना है। मतलब और कैच, शुरू से लेकर पूरा, मतलब 1 से लेकर जितना है वो हाँ सब तक। हाँ, मतलब या ये वाले भी काउंट होंगे, ये वाले भी काउंट होंगे, और ये वाले भी काउंट होंगे, ये वाले भी काउंट होंगे, और आगे जितने भी S के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सारे के सारे काउंट होंगे, ठीक है। और कैच यहीं पे आता है कि जहाँ 5s2 4d8 का कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ठीक है, तो ये D में इसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, ठीक है, और ये 4d10 5s0 बना देता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और वो 10 नहीं बनता है। बस यही इसका एक कैच है, ठीक है। तो ये तुमको काउंट करना है। ये हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि तुम लोग से हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जांपल्स कुछ टाइम बाद ही आदमी सीखता है, ठीक है। बस अभी तुम लोग इसमें से ये वाला बात सीख सकते हो कि L इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, मतलब इन टोटल को काउंट करना, ठीक है। फिर इसके बाद है द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन्स of chromium and 3D electron of manganese is same as number of electrons in d subshell of chromium and manganese is same, ठीक है। तो बताओ इसके बारे में कुछ, अगर कोई बताना चाहता है तो डिस्कस ही कर लेते हैं।
ये भी वैसे डी ब्लॉक का ही सवाल है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में तुम लोग इसको पढ़े जरूर हो, ठीक है। तुम लोग एक रूल पढ़े होगे जिसका नाम था स्लेटर्स रूल। स्लैटर्स रूल, या हाँ, तो ये जो है ये बिल्कुल उसी के बेसिस पे, मतलब इसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुम लोग डेफिनेटली उसका मैथ्स भी पढ़ोगे, व्हाट इज द मैथ्स बिहाइंड स्लेटर्स रूल, कि z इफेक्टिव is equal to z minus sigma, where sigma is known as Slater's constant. ठीक है, और ये जो सिग्मा है इसको निकालने का हाँ बोलो। वो जो सिग्मा है उसके लिए वैल्यू डिफाइंड होता है ना, मतलब हाँ, उसके लिए वैल्यू डिफाइन होता है कि s में कितना होता है, p के लिए कितना होता है, और जब टोटल निकालते हैं पूरे एक एटम के लिए, तो वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। वो डेफिनेटली तुम लोगों को सिखाया गया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना करने का भी जरूरत नहीं है, बस अगर ये फॉर्मूला पता है तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो z इफेक्टिव है इसकी वैल्यू दोनों में अलग अलग आएगी। अलग अलग क्यों आएगी? क्योंकि सबसे पहली बात तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उसमें अंतर है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें अंतर है, ठीक है। तो इसके वजह से जो mn और cr के केस में जो अंतर आएगा z इफेक्टिव के केस में, वो दोनों का अलग होगा। उन दोनों के लिए जो स्लेटर्स कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो अलग होगी, और जो z की वैल्यू है वो तो अलग है ही, तो इसीलिए जो डिफरेंस है वो भी उन लोग के केस में अलग आएगा, ठीक है। और अगर इसको मैथ से निकालना चाहो तो स्लेटर्स कांस्टेंट की वैल्यू ही निकाल के एक बार चेक कर लो, ठीक है। कुछ समझ में आया? हाँ। ठीक, तो ये भी जो ऑप्शन था ये गलत था, ये भी गलत था। इसके बाद आगे का देखते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन Fe इज इक्वल टू दैट ऑफ Ni2+, ठीक है। तो Fe का मल्टीप्लिसिटी पूछ रहा है। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? रूट अंडर n इंटू n प्लस 1। n+2 बोलते तो हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, ये नहीं होता है। चलो हम ये बता देते हैं। पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन बता दो। छब्बीस 4:3d6, और निकल का होता है 4:3d8। 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले इसके केस में, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी आप जो पूछे थे भैया, वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वही क्या? हाँ वही। तो तुमको क्या लगा? नहीं मतलब कोई अगर कुछ स्पेसिफाई करके दे मल्टीप्लिसिटी के सामने, तुम जो फॉर्मूला बोल रहे हो वो भी एक फॉर्मूला है, डी ब्लॉक में उसको पढ़ते हैं, लेकिन ये जो एक है जनरल जो मल्टीप्लिसिटी पूछा जा रहा है, ये हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3d6 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला आता है ये होता है 2 mod s plus 1। ऐसे मॉड का जरूरत भी नहीं होता, लेकिन 2 mod s plus 1 where s is total spin, ठीक है। और हर एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके लिए जो स्पिन की वैल्यू होती है ये होगी +12, क्योंकि मतलब ये सेम डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे पहला जो डब्बा था इसमें एक सीधा है एक उल्टा है, तो +12 -12 होके 0 हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से तुम लोग इसका मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हो, और बिल्कुल उसी तरीके से Ni2+ का भी मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके, 2 mod s plus 1
वेयर S इज टोटल स्पिन। Fe के केस में जो टोटल स्पिन होगा ये होगा 2। ये स्पिन ठीक है, मल्टीप्लिसिटी होता क्या है, मतलब थोड़ा सा बस एक टर्म है, मतलब बहुत सारे चीज हम लोग एक एटम से ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेटिज्म में जब अर्थ मैग्नेटिज्म अगर तुम लोग पढ़ोगे तो उसके स्पिन के वजह से ही मैग्नेटिज्म डिफाइन होता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो उसी सब चीजों को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसका स्पिन नंबर हम लोग बोलते हैं +12, और एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये हम लोग बोलते हैं -12। ठीक है, और जो टोटल मल्टीप्लिसिटी है, मतलब टोटल स्पिन, पहले देख लो टोटल स्पिन क्या हुआ। जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो सारे के सारे किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं और उनके सारे स्पिन क्वांटम नंबर्स का सम, वो हो गया टोटल स्पिन। और मल्टीप्लिसिटी इज जस्ट अ फॉर्मूला 2 mod s + 1। ऐसे इसका अभी तक हमको भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिला है, लेकिन निकालते हैं, क्वेश्चन आता है बस। ठीक है, ये तुम लोग इन दोनों के लिए निकालोगे तो दोनों के लिए अलग आएगा। Fe के लिए हम निकाल दिए, Ni2+ के लिए तुम लोग एक बार निकाल लेना। ठीक है, आखिरी ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ N/L फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 इज 0. ये बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। ठीक है, इसके लिए सीधे सीधे तुम लोग को एटॉमिक नंबर लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, N/N की वैल्यू निकालनी है, मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। और जो एक स्टूडेंट ने बी ऑप्शन बताया था उसके लिए भी आखिरी वाला ट्रू ही आया था। तो अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो आखिरी ऑप्शन में। हो गया। हो गया। और ये जो 57th एलिमेंट है ये भी एक एफ ब्लॉक का एलिमेंट आता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई भी मतलब लिखने में नॉर्मली लिख सकते हो, तो ये तुम नॉर्मली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया, इसका सही आंसर होगा डी। अब इसके आखिरी जो हमारा सवाल है उसको भी देख लेते हैं। दिख रहा है साफ साफ इसमें क्या आंसर लग रहा है किसी को? अगर कोई ट्राई किया है तो बता दो, नहीं किया तो 1 मिनट का समय ले लो। सही आंसर भी हम बता ही देते हैं। सही आंसर है सी। ठीक है, तो अब इसके आगे तुम लोग करो। ये ऑप्शन नंबर डी को समझाइएगा तो 1 2 तो समझ में आ गया, ए और बी, लेकिन डी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल। प्लेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज 4। वो प्लेन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन कर रहा है वो है 4। इसका दो मतलब दो इंटरप्रिटेशन हमको समझ में आ रहा है और वो दोनों ही गलत होता है। ठीक है, एक इंटरप्रिटेशन तो ये है कि वो प्लेन मतलब कोई एक ऐसा प्लेन है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो कंटेन कर रहा है वो है 4। ठीक है, ये इसका पहला इंटरप्रिटेशन। और जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि ऐसे 4 प्लेन्स है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये दो मतलब लैंग्वेज का खेल में दो चीजों को समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन इसका जनरली जो मतलब है कि एक ऐसा कोई प्लेन है जो 4 एटम्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट से सोचो
क्या इसमें कोई ऐसा तुम लोग प्लेन निकाल सकते हो जो 4 एटम्स को एक साथ कंटेन करे? नहीं, क्यों नहीं? टेट्राहेड्रल है तो एक, मतलब अगर ऐसा टेट्राहेड्रल तो रीजन एक में 3। टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन जो है कि इट कंटेन्स पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, तो ये गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है ये सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही फॉर्म कर रखा है। या फिर अगर इसका हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए कि पी पाई और पी पाई डी पाई कितने कंटेन कर रहा है, तो उसको उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका होता है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वैलेंस शेल के लिए जो उसका ऑर्बिटल डायग्राम है वो ड्रॉ करो, ठीक है। अब सल्फर के पास होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन कुछ एक्साइट भी करेगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन हट गया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन सा पहले फॉर्म होता है? तो पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, और यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का आके बॉन्ड किया होगा, दूसरा इस क्लोरीन का यहाँ पे आके बॉन्ड किया होगा, तीसरा इस ऑक्सीजन का जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो आके यहाँ पे बॉन्ड किया होगा, और चौथा इस ऑक्सीजन का जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो आके यहाँ बॉन्ड किया होगा। बचे हमारे पास यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 3D के हमारे ऑर्बिटल्स में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं जो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। दोनों बॉन्ड जो होगा वो पी पाई डी पाई होगा, और कोई भी इसमें से बॉन्ड पी पाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसके वजह से जो ए ऑप्शन होता है ये हो जाता है गलत। बी ऑप्शन देखा जाए तो इट हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ समझना मेरे बात को, एक तरफ ये ज्योमेट्री कह रहा है, रुको 1 मिनट रुक जाओ। तो देखो, एक चीज होता है ज्योमेट्री और एक चीज होता है शेप, ठीक है। ज्योमेट्री किसी भी चीज का रेगुलर या इरेगुलर कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। सपोज करो तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका ज्योमेट्री क्या है? इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या है? वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर शेप, ये तीनों नाम चलता है, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4, तो CH4 का भी जो ज्योमेट्री है ये है टेट्राहेड्रल, और इसका शेप भी है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है NH3, इसका तुम्हारे पास जो ज्योमेट्री है ये भी है टेट्राहेड्रल, और जो शेप है ये है पिरामिड, ठीक है। अंतर समझ में आ रहा है शेप में और ज्योमेट्री में? तो अगर कोई तुमसे पूछता है रेगुलर ज्योमेट्री है या नहीं,
तो ये टर्म ही एक तरीके से गलत है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना, अगर वो तुमसे कोई बोल रहा है रेगुलर ज्योमेट्री, तो एक बात तो कि उसको ठीक से बोलना नहीं आता है, लेकिन वो तुमसे पूछना क्या चाह रहा है, वो तुमसे उसका शेप पूछना चाह रहा है, ठीक है? इस टाइप के टर्म्स मतलब गलत ही होते हैं। तुमसे वो बेसिकली उसका शेप पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला, इसमें भी तुमसे उसका शेप पूछा जा रहा है, ठीक है? तो इसका ज्योमेट्री तो डेफिनेटली है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री निकालने में हमको नहीं लगता किसी को तुम लोगों को कोई दिक्कत आया होगा, क्योंकि ज्योमेट्री हम लोग डायरेक्टली इसके हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन हमने कैसे निकाला? ये 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4, और इसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। लेकिन जो शेप है, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है, ठीक है? ये टेट्राहेड्रल ही शेप का है, लेकिन रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं। रेगुलर टेट्राहेड्रल ये तब होता है जब इसके चारों तरफ जो एटम्स इसको सराउंड करते हैं, ये सारे के सारे सेम होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे सेम नहीं है, सभी के सभी मतलब 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और 2 सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है। तो जो इसके अराउंड जो एनवायरनमेंट है, यही पूरा का पूरा तरीके से अलग है। अगर इस पे कुछ और बात करना चाहें, तो यहाँ पे सल्फर है, ठीक है? यहाँ क्लोरीन थोड़ा बड़ा, यहाँ क्लोरीन थोड़ा बड़ा, ठीक है? ऑक्सीजन छोटा, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन छोटा, ठीक है? तो ये जो है, ये ओवरऑल अगर इसका हम ज्योमेट्री बनाए, स्केलेटल बनाए, तो ये टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है, ठीक है? अंतर समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये जो बी ऑप्शन हो जाता है, ये भी हो जाता है गलत। सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ए वॉज ऑल्सो रॉन्ग। डी ऑप्शन, कोई भी टेट्राहेड्रल के केस में हम लोग एक कोई ऐसा प्लेन नहीं निकाल सकते हैं जो कि 4 एटम्स को कंटेन करता हो, ठीक है? तो ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत, ठीक है? तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है सी, तो सी को सही होना ही होना है। अब सी ऑप्शन के लिए कोई कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा तो वो दे सकता है। रफ गैस ही मार लो, बहुत सारा चीज हम ऐसे इस डायग्राम से बताए हैं, उससे तुमको आंसर तक पहुंच जाना चाहिए। देखिए डबल बॉन्ड है ना भैया, तो हम्म, दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, तो वो रिपल्सन करेगा तो थोड़ा फैलेगा, और फैलेगा तो ये एंगल ज्यादा ही होगा। एक रीजन सही है, और कुछ रीजन बताओ। इस हिसाब से पता है, इसके पास 3-3 लोन पेयर, तो नहीं नहीं बात, नहीं, पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड में मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में रिपल्सन ज्यादा होता है। ठीक है, ये सही वर्ड है। इसके साथ साथ कुछ और भी रीजंस है, जो मतलब इसी जो तुम चीज बोल रहे हो उसको मतलब उसको स्टेटमेंट को बैक करने के लिए कुछ और रीजंस है, वो रीजंस हम तुमको बताते हैं, ठीक है? एक, कि ये जो लेंथ है इस बॉन्ड का, ये थोड़ा छोटा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके बीच में जो रिपल्शन होगा, ये ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन और दिस वन, ठीक है? हालांकि हमसे थीटा 1 और थीटा 3 के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब इस वाले के बारे में और इस वाले के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? तो कंपेयर करना इसको थीटा 1 और थीटा 2, ये वाला को आसान है, तो अभी पहले इन्हीं दोनों को देखते हैं, ठीक है? ये बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इसके बीच में जो रिपल्शन होगा, ये घट जाएगा, ठीक है? ये रिपल्शन घट जाएगा, तो जो थीटा होगा वो छोटा होगा, और इधर के लिए जो थीटा होगा बड़ा होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो ज्यादा रिपेल करता है। रीजन, साइज छोटा होता है, मतलब उस बॉन्ड लेंथ का, और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है।
लोन पेयर भी इसके वजह से और ज़्यादा रिपेल करने लगता है, ठीक है? यहाँ पे इसका साइज़ छोटा हुआ, ये सारे लोन पेयर्स पास-पास आए और रिपेल ज़्यादा किए। तो इसीलिए ये जो एंगल हुआ थीटा 1 का, ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है? तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। कोई हमको एक रिप्लाई भेजा था कि थीटा 3 दिखने में ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए थीटा 3 बड़ा होगा। ऐसे ये मतलब ऐसे मत करा करो, ठीक है? ऐसे तो दिखने में बहुत सारा चीज़ बड़ा लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है बड़ा हो। तो इसका भी हम लोग को आंसर पता चल गया, 3 क्वेश्चन था, तीनों का आंसर पता चल गया। तो अगर इन सब में कोई अगर दिक्कत हो तो बोल दो, बता दिया जाएगा फिर से। कुछ कहना चाह रहे हो क्या ये रोहित? कहो ना। भैया हाँ, हम आपको रिप्लाई भेजे थे तो उसमें आप बोले थे कि ए आंसर होगा किसका? इसी ये का। नहीं, उस समय हम बहुत ज़्यादा नींद में थे, ठीक है? बहुत एक्सट्रीम नींद में थे, उसके बाद फिर हमको इसको किसी और को रिप्लाई भेजना था कि इसका आंसर क्या है। फिर हम ये क्वेश्चन देखे, उसके बाद सॉल्व किए, तो हमने कहा अरे हम फिर तुमको कुछ और ही भेज दिए थे। लेकिन हम फिर सोचे छोड़ो अब क्लास ही में बता देंगे। ए आंसर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ठीक है? और बी तुम शायद बी ऑप्शन बोली थी। हम ठीक बी बोले थे। है? ना नहीं, दोनों ही गलत है। सी आंसर सही है, ठीक है? रोहित, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। उस समय से मेरा कनेक्शन स्लो हो रहा था, आवाज ही नहीं जा रहा था, ना आ रहा था। अच्छा तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, अब सब कुछ फिर से सिर्फ बॉन्ड एंगल वाला समझाना है या पूरा समझाना है? नहीं समझ अभी जस्ट हो गया था, समझाने के बाद अब इरेज किए ना, उसके बाद बंद हो गया। अच्छा तुमको कुछ कहना है, कुछ पूछना है? नहीं। ठीक, तो चलो हम लोग अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? सॉल्ट, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम तुमको ये बताए थे कि कौन से मतलब तुम लोग को हम 2 चीज़ बताए थे और स्नेहा तुम एक और चीज़ हमको भेजी थी कि जो डाइल्यूट वाला होता है, मतलब जो कंसंट्रेटेड वाला ग्रुप्स हाँ को नहीं कर सकता है। लेकिन वो स्टेटमेंट अभी भी हमको गलत लग रहा है, ठीक है? उसको हम किसी से और से री-वेरीफाई कराएँगे, हम नेट पे भी उसको सर्च किए, लेकिन हमको वो स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है, ठीक है? तो क्योंकि एक बहुत जनरल सा ही बात है कि अगर कोई चीज़ वीक के साथ रिएक्शन दे रहा है, तो स्ट्रॉन्ग के साथ भी रिएक्शन देगा, ठीक है? और यही चीज़ हम भी पढ़े हैं और यही चीज़ हमको नेट पे मिल रहा है। तो अभी के लिए वही मानो, अगर कोई और मतलब सस्टेनेबल चीज़ मिलता है, तो फिर उस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और रोहित एक चीज़ हमको भेजा था कि कुछ रिएक्शन से कंसर्निंग, तो वो वीडियो को एक बार ढंग से देखो। तुम जिस चीज़ का हमको स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, वो 10 मिनट पहले का उसका पार्ट है, 10 मिनट बाद का पार्ट देखोगे तो तुमको वो चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है? पहले हम ठीक। गलत ही लिखे थे, ठीक है? पहले हम वो बताने के लिए लिखे थे कि वो जो NO2 वाला रिएक्शंस था, अ, तो वो वाला हम बताने के लिए लिखे थे कि पहले साइंटिस्ट को क्या लग रहा था और बाद में क्या मिला, ठीक है? तो उसको पूरा देख लोगे तुमको पता चल जाएगा। अब जैसे हम तुमको लास्ट क्लास में जहाँ तक हमको याद है, ग्रुप्स बताए थे, रिएजेंट बताए थे, सॉल्ट बताए थे, टेस्ट ऑफ सॉल्ट। टेस्ट ऑफ अनायंस बताए थे और टेस्ट ऑफ अनायन बताए थे, एक बेसिक टेस्ट, एसिड टेस्ट, है ना? ठीक है? तो हम तुमको पिछले क्लास में हम तुमको बस ये बताए थे कि अनायन कितना मतलब कौन से एसिड के साथ टेस्ट देता है, कौन से वो एसिड होते हैं जो वीक
मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ टेस्ट देते हैं और कौन से कंसंट्रेट के साथ देते हैं। उसके लिए याद रखने के लिए एक तुमको तरीका भी बताए थे, स्कैंड्स और बोनेक्स। ठीक है, स्कैंड जो होता है वो डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप होता है, इसमें आता है सल्फाइड बाइसल्फाइड, सी में आता है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ए में आता है एसीटेट, एन में आता है नाइट्राइट, नाइट्राइट ही आता है, हाँ नाइट्राइट ही आता है, और टी से आता है थायो, और एस से आता है सल्फाइड। ठीक है, ये तुम्हारा डाइल्यूट H+ के साथ रिएक्शन दे देगा, मतलब कोई एक वॉलेटाइल ग्रुप रिलीज करेगा। ठीक है, और बोनेक्स होता है बोरेट, ऑक्सिलेट, नाइट्रेट और सारे के सारे हैलोजन हैलोजेंस, F-Cl-, Vr-, I-। ठीक है, ये तुम्हारा कंसंट्रेट H+ के साथ वाले ग्रुप्स के साथ जनरली कंसंट्रेट H2SO4, HCl ये सब के साथ रिएक्शन आगे दे देता है। ठीक है, और कोई एक वॉलेटाइल चीज लिबरेट करता है। ठीक है, ये चीज लास्ट टाइम तुम लोग को बताए थे। इसके अलावा तुम लोग को हम बताए थे ग्रुप रिएजेंट टेबल के बारे में, और बोले थे कि इसको कोशिश करना कि याद करने का। ठीक है, कि कैसे इसको तुम लोग याद रख सकते हो, क्योंकि ये दो जो है चीज मेन चीज है। तो तुम लोग को वो चीज याद हो गया, ग्रुप रिएजेंट टेबल, उसका सॉल्ट और उसका कलर। बताओ। नहीं याद हुआ है भैया पूरा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग हर क्लास में इतना ही कम कम लोग क्लास करता है, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी को नहीं पसंद नहीं आता है? नहीं, ये क्या बोलते हैं, फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है अभी। अच्छा, उसमें मात्र 2 स्टूडेंट थे, मतलब 3 थे, और 3 थे जो एक 3 में से एक है जो कि आते थे चले जाते थे, कोई है एक, और 2 ही स्टूडेंट परमानेंट थे पिछले क्लास में, एक हम थे और एक और कोई लड़का था। क्या यार अनुज, तुम भी क्लास नहीं कर रहे? इधर भी बस आए हो या फिर कुछ बोलोगे भी? कर रहे हैं भाई। क्या करो? स्नेहा तुम भी नहीं क्लास कर रही? देखो फीवर हो गया था भैया 1 वीक मेरे को। ये तो घर से तो क्लास करना है, ठीक है, और स्कूल का क्लास छोड़ दिया करो। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही हाल है कि मतलब सिर्फ केमिस्ट्री से हम लोग को दिक्कत है। मैथ्स में भी सब यही करता है। 2 बंदे। नहीं, एक बार तो सिर्फ अभिजीत सर थे और हम थे, हम लोग दोनों बात कर रहे थे। अरे साहब। और ऐसा भी होता है ना कि मतलब मीटिंग ज्वाइन कर लिया और वो जो सब माइक होता है ना उसको मतलब कनेक्ट भी नहीं किया। शुरू में स्टार्टिंग में नहीं आता है कि कॉल मतलब ज्वाइन करने जिससे आवाज आता है आपका, हाँ, वो भी लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ मतलब पता नहीं क्या है, यहाँ पर अटेंडेंस बनाने आते हैं। यहाँ तो अटेंडेंस का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तो कोई क्लास नहीं भी करेगा तो चलेगा। लोग के पटना वाले ब्रांच में हम्म, एक दो स्टूडेंट था, वो लोग आता नहीं था, तो उनसे सर पूछते थे ना तुम लोग आते क्यों नहीं हो, तो वो लोग बोलता जवाब देता था ना, मतलब मजाक से कि सर हम लोग ये नॉन अटेंडिंग कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं। नॉन अटेंडिंग कोचिंग ये क्या होता है? नॉन अटेंडिंग मतलब कोचिंग जैसे स्कूल नहीं होता है जहाँ पे सिर्फ जैसे नॉन अच्छा, अटेंडिंग। हाँ जबरदस्ती ज्वाइन हो गया होगा, पापा ने करवा दिया। देखो, एक छोटा सा मेरे तरफ से 5 मिनट का ज्ञान ले लो, क्लास किया करो, ठीक है, क्योंकि क्लास करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। हमको तो हमेशा मतलब मेरे क्लास में वेरिएबल लोग दिखाई देते हैं, किसी दिन 20 दिखेगा, किसी दिन 30 दिखेगा, किसी दिन 8 हो जाएगा, किसी दिन ऐसे। तो आज ही सबसे मिनिमम है, अभी 8 है, थोड़ा देर पहले 10 था, 2 लोग भी गायब हो गया।
तो हमको लगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को पसंद नहीं है, तो इसलिए हो सकता है क्लास नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में भी ये हाल है तो ये गलत है, ठीक है? क्योंकि टीचर थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग भी फ़ोन पे बात करते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तुम लोग को तो अभी वो भी मिला होगा, सेलिब्रेशंस, जो भी यहाँ थे बोकारो में, ठीक है? पता है एक 10th 11th का एक बैच है जिसमें हम क्लास लेते हैं, आर बैच ही उसका भी नाम है आर बैच। पता नहीं यहाँ पे सारे बैच का नाम आर बैच क्यों है? हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? नहीं, तो 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, इस तरह से। हाँ, थोड़ा यूनिक नाम रखना चाहिए। सर को बोले भी थे। R4 रैंकर बैच है, पता नहीं क्या। अच्छा, तो आर बैच वहाँ उसका सिर्फ आर ही नाम है, ठीक है? 11 आर उसको नहीं बोलते, सिर्फ आर ही बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें ना सिर्फ 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग, एक लड़का, एक लड़की। ये दोनों मिलकर क्लास करता है, ठीक है? और ये लोग बहुत पंक्चुअल हैं, 2 का 2 ही आता है, ठीक है? और दोनों इसमें जो लड़का है वो थोड़ा ज़्यादा बोलता है, तो अच्छा लगता है। और पता है एक बार क्या हुआ ना क्लास में हम एक स्ट्रक्चर गलत बना दिए थे। वो बोला था कि मेरा स्ट्रक्चर जो हम बनाया वो गलत है। तो हम देखे कि हाँ, ये स्ट्रक्चर गलत था, तो उसको हम चेंज किए। तो काफ़ी अच्छा था, ठीक है? इन लोग इसमें कुछ 10 का लोग भी कभी-कभी क्लास कर लेता है, लेकिन ये 10 वाला लोग वेरिएबल होता है, लेकिन ये दोनों जो लोग हैं, ये हमेशा आते हैं। ये लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तुम लोग भी यार क्लास सारे के सारे किया करो, ठीक है? क्योंकि एक बार आईआईटी में आ जाओगे तो फिर क्लास और सब छूट जाता है, ठीक है? तो अभी तो पता है मेरा सेमेस्टर चल रहा है। इस सेमेस्टर में मुश्किल से 10 लेक्चर अटेंड किए होंगे। बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ हमको यहाँ बोलना नहीं चाहिए। तुम लोग यार रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दोगे तो मेरा दिक्कत आ जाएगा। पहले तो फेस रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते। यार ये हम सबको लोग फेस यूट्यूब पे मत डालना, ठीक है? ये दिक्कत हो तो जाए। यूट्यूब पे तो आता ही है आपका लेक्चर। अरे वो तो प्राइवेट रहता है ना। नहीं, अब हो गया पब्लिक। अरे यार, ठीक है तुम लोग ज़्यादा पब्लिसिटी मत दे देना। पता चल मेरे लिए दिक्कत आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब इन अ वे जो हम लोग लेक्चर्स अटेंड करते हैं वो काफ़ी कम होता है, ठीक है? वो तुम्हारे मन पे होता है। चलो इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब बहुत अच्छा उसके बाद तुम्हारा लाइफ होता है। मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? अब यूट्यूब पे आ रहा है तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। और और भी चीज़ें हैं, ठीक है? अभी चलो ठीक है। बस हम इतना कहेंगे क्लास किया करो। हम होमवर्क नहीं दे रहे, कुछ और लोग दे रहे हैं, उनका होमवर्क किया करो, ठीक है? होमवर्क इज़ द की, अल्टीमेट की, ठीक है? अगर तुम लोगों को कुछ चीज़ पूछना है कि भाई भैया ऐसे कैसे करते हैं, इन जनरल भी तो पूछ सकते हो, ठीक है? हर किसी के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग पूछता भी है अ, लेकिन पूछा करो तो व्हाट्सएप पे पूछा करो, टेलीग्राम नहीं खोलते हैं। इंस्टाग्राम पे पूछा करो, फेसबुक पे मत पूछा करो, ठीक है? क्योंकि हमको कुछ लोग मैसेज फेसबुक पे कर दिया था। फेसबुक नहीं खोलते हैं, ठीक है? और इंस्टाग्राम आजकल खोल रहे हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पे देख कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, टेलीग्राम हम नहीं खोलते हैं। लिंक्डइन पे हो तो लिंक्डइन पे कर लो। एक पता नहीं क्यों अभी एक मोशन कोटा का लड़का हमको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। अभी से क्यों है लिंक्डइन पे ये? चलो क्या है, हम लोग अब अपना लेक्चर स्टार्ट मतलब रिज्यूम करते हैं वापस से। तो अब हम लोग ग्रुप, रेडिकल, सॉल्ट के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करते हैं और इसमें हम तुमको सारे शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे। पेन पेपर हाथ में रखना और लिखते रहना, ठीक है? सबसे पहले आता है ग्रुप 1। थोड़ा सा फर्स्ट पीछे से और चलिए ना भैया, थोड़ा मतलब बैकअप नहीं हो पा रहा है कि मतलब क्या चल रहा है। थोड़ा सा पीछे बोलिए चल। ना। मतलब अच्छा, थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। एक टेबल होता है, तो हमको खोजना है तो शायद मेरे पास बना होगा।
यही है। इस टेबल का बात हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप रेडिकल ग्रुप रिएजेंट पीपीटी कलर टेबल। ठीक है, इसमें सारे के सारे तुमको ग्रुप 1 में रेडिकल लिखे हैं, उसका रिएजेंट लिखा है, उसका पीपीटी लिखा है, उसका कलर लिखा है। ग्रुप 2 को हम लोग 2A और 2B में डिवाइड करते हैं। 2A के रेडिकल्स है, रिएजेंट है, पीपीटी बहुत सारे थे, कलर भी बहुत सारा था, वो छोड़ दिए थे। और यहाँ पे ग्रुप 2B के लिए उसी तरीके से ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 0, जिसको ग्रुप 0 भी बोलते हैं, ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है ये हम बता रहे हैं बस अभी। ठीक है, ठीक है भैया। एक मिनट रुकना। चल, तो ग्रुप 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल से इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे मतलब बस कुछ रिएक्शन सिमिलैरिटीज को देखते हुए बनाया गया। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल से इसका कोई लिंकेज नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में जो रेडिकल्स आते हैं ये हैं Pb2+, Hg2+, Hg2+, और Ag+। ठीक है, ये तीनों के तीनों रेडिकल्स हैं। अब इसमें जो कलर आता है, मतलब पहले इसका जो ग्रुप रिएजेंट है ये होता है डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl इन सारे के सारे रेडिकल से रिएक्ट करता है और बनाता है PbCl2, Hg2Cl2, AgCl। ठीक है, और ये सारे के सारे जो हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं इसका कलर होता है हमारे पास व्हाइट। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले। Hg2 क्यों लिखे हैं? मतलब ये डाइटोमिक के फॉर्म में है। हाँ, Hg को अगर हम लोग को +1 में लिखना होता है तो हम लोग Hg+1 नहीं लिखते हैं, Hg2+ लिखते हैं। कारण होता है डी ब्लॉक में देखेंगे। ठीक है, वैसे तुमको पीरियोडिक टेबल में ये पता होना चाहिए था। अभी याद रखो, Hg को हम लोग कभी भी +1 में ऐसे नहीं लिखते, Hg+1, सिर्फ Hg2+ लिखते हैं ऐसे। Hg+1 में लिखना तो Hg2+2 लिखते हैं। तो इस पे एक Hg पे कितना चार्ज हो गया? +1। ठीक है, इतना ओके। नोट हो गया। हाँ, हो गया। ठीक है, तो अब इसको याद रखने का तरीका देखो। पंजाबन होगी आगे। ठीक है, ये जो पहला लाइन है, आगे का जो रेडिकल टेबल आ रहा है इसी का अगला 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 लाइन है। ठीक है, तो पहला के लिए भी यहाँ पे इसको लिख लो, Pb2+, Hg2+ और Ag+, पंजाबन होगी आगे। ठीक है, और उसका पीपीटी का सारा कलर व्हाइट है। ठीक है, इतना बस याद रखना, व्हाइट पीपीटी। AgCl पता है ना, AgCl व्हाइट होता है, उससे बाकी सब याद रह जाएगा कि बाकी सब भी व्हाइट होता है। ठीक है, इस पे ज्यादा लोड नहीं। हालांकि ये वीडियो हम लोग प्राइवेट में ही रखेंगे, ठीक है, वरना दिक्कत ज्यादा पड़ेगा। अब जो हमारे पास ग्रुप 2 होता है इसको हम लोग 2 में डिवाइड कर लेते हैं, 2A और 2B। ठीक है, तो 2A में हमारे पास जो जो रेडिकल्स आते हैं ये होता है Pb2+, Cu2+,
Hg2+, Bi3+, Cd2+। ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2A में। और 2B में हमारे पास पहले 2A का ही खेल लेते हैं। ठीक है। इसका जो रिएजेंट होता है, ग्रुप रिएजेंट, ये होता है डाइल्यूट H2S। ठीक है। डाइल्यूट H2S इसका ग्रुप रिएजेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है PbS, CuS, HgS, Bi2S3 और CdS। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको याद रखने का तरीका, यहाँ डाइल्यूट H2S नहीं, H2S इन एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, H2S इन एसिडिक मीडियम। अब इसको याद रखने का तरीका, तो इसको तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो। पहला था पंजाबन होगी आगे, अब यहाँ पे पंजाबन, कुड़ी होगी, बिगड़ी, कद्दू। ठीक है, पंजाबन होगी आगे, पंजाबन, कुड़ी होगी, बिगड़ी, कद्दू। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको 2A में कौन कौन से रेडिकल्स हैं सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, और मीडियम तुमको पता ही है। और ये इसका प्रेसिपिटेट बनाना बहुत आसान है। सबके साथ सल्फर जोड़ दिए, ठीक है, और वैलेंसी मैच करा दिए। ठीक है, अब कलर कैसे याद रखना है, तो ये 3 का 3 जो है, ये होता है ब्लैक। ब्लैक पेन से ही लिखता है। सॉल्ट एनालिसिस मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, और एक पी ब्लॉक सबसे ज्यादा फेवरेट। ठीक है, तुम लोग का भी हो जाएगा। Bi2S3 इसका कलर होता है, कुछ लोग उसको ब्लैक बोलता है, कुछ लोग ब्राउन बोलता है। कलर ही ऐसा होता है, ब्राउन ब्लैक कलर टाइप का कुछ आता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी है, दोनों सही। CdS होता है येलो। ठीक है, अब कलर यहाँ पे बहुत सारा बढ़ गया, वहां पे सिर्फ व्हाइट था, इसलिए वहां पे याद रखना बहुत आसान था। यहाँ दिक्कत बढ़, तो यहाँ पे भी हम लोग को और थोड़ा सा याद रखने के लिए न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा न्यूमोनिक्स उतना हम लोग के लिए काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, पहले ये सारे के सारे ब्लैक है, इसके लिए इसका क्या था, हम ही को याद करना। निमोनिक्स को याद करने के लिए कोई तरीका, उसको बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो। हम पता है, जब एक छोटा सा बात, हम जब 11 में थे ना, 11 12 में हम यहाँ थे बोकारो में, तो एक टीचर थे, हमको पढ़ाते थे। ठीक है, वो मतलब क्लास में ऐसे ही बोले थे कि कोटा में बहुत सारे ऐसे बैचेस चलते हैं जहाँ पे सिर्फ न्यूमोनिक्स चलता है। अब आदमी मान लो एग्जाम देने के बाद लिरिक्स ही भूल गया, तब तो पेपर खराब हो जाएगा। तो हम लोग उस समय बहुत हंसते थे, बहुत ज्यादा हंसते थे। यहाँ से सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, न्यूमोनिक्स से थोड़ी केमिस्ट्री याद करें। जब हम खुद कोटा गए, खुद कोटा में देखे कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो हमको पता चला कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और न्यूमोनिक कोई भूलता नहीं है आज भी। अब कभी अपने पापा से बोलना, कोई उनके जमाने का गाना गाने, अब थोड़ी चलता होगा, 9XM पे थोड़ी आता है वो गाना, लेकिन उनको याद है। वैसे तुमको भी बहुत सारा गाना याद है। ठीक है, और गाना कोई कभी भूलता नहीं है। इसका हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा कुछ और था। CUS का तो मालूम रहता है कि ब्लैक है, और हाँ, PBS में भी ब्लैक है, तो मालूम याद हो आ गया। गया, याद आ गया। ठीक है, बहुत फेमस गाना पे है ये गाना, तुम लोग सुने होगे, यशोमती मैया का बोले नंदलाला, यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों हाँ गोरी और मैं क्यों काला, है ना। तो यहाँ पे वही गाना है, यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी और लेड क्यों है काला। ठीक है, लेड मतलब पीबी, क्यों से है CU, और है से है H। ठीक है, अब
अब ये चीज तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। हम तो भाई ये चीज जिस दिन सुने थे उसके बाद से ये गाना मेरे दिमाग में हमेशा फिट हो गया, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी और लेड क्यों है काला। ठीक है, ये ये चीज हम कभी भूल नहीं पाएंगे, लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो BI2S3, इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, बिल्ली सा ब्राउन ब्लैक। अब बिल्ली किस कलर की होती है? ब्राउन दिखती है या ब्लैक दिखती है? इसके अलावा कोई और कलर में दिखी है क्या बिल्ली? बिल्ली हाँ, बिल्ली बिल्ली वाइट। कैट। अरे व्हाइट कैट तो अच्छी वाली होती है, खराब मतलब खराब कैट के बारे में बताओ। नहीं, खराब कहते हैं। ब्राउन और ब्लैक कैट खराब होती है। ठीक है, तो बिल्ली सा ब्राउन ब्लैक, ठीक है, इसका कलर हो गया। और इसको याद रखने का तरीका है कद्दू। भाई इंग्लिश में ही लिख देते हैं यार, तुम लोग को इंग्लिश तो समझ में आता है। कद्दू सा पीला। ठीक है, ये सब चीज जो है ना बहुत मतलब विंटेज चीज होता है। अब देखो इसमें तुम्हारा कटायन अनायन दोनों आ गया। कद्दू सा, समझे, CDS, पीला का कलर येलो। आधा जनता से पूछो CDS का कलर क्या होता है, ब्लैक बोलेगा। 100% लिख के देते हैं, कोई भी इसका कलर तुम किसी टीचर से भी पूछो, इन वन गो CDS का कलर बता दो, ब्लैक बोलेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज अब तुम भूल नहीं पाओगे, कद्दू सा पीला। वो ठीक है, लोग ब्लैक क्यों बोलेंगे? अरे एक्सपीरियंस है भाई, मतलब तुम पहली बार देख रहे हो ना। सल्फाइड सॉल्ट का मैक्सिमम कलर ब्लैक होता है। ठीक है, अगर हमसे कोई एक रैंडम सॉल्ट पूछो और बोल ले उसका कलर क्या है, जिसके बारे में हमको कोई हवा भी नहीं है, हम वाइट बोलेंगे, वाइट है। ठीक है, और अगर सल्फाइड है तो ब्लैक बोलेंगे, क्लोराइड है तो वाइट बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप से, नहीं सॉरी, क्लोराइड है तो थोड़ा सा ग्रीनिश येलो बोलेंगे। ये सब ऑन द वे ऑफ टाइम सीखोगे, लेकिन सल्फाइड होता है तो जनरली ब्लैक बोला जाता है। ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू, पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू। ठीक है, इसको हम लोगों ने डाइल्यूट सॉरी H2S इन एसिडिक मीडियम में डाला, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, PBS CUS HGS। इसका कलर क्या है, ब्लैक। ठीक है, इसको याद कैसे रख रहे हैं, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, और राधा क्यों गोरी और लेड क्यों है काला। ठीक है, बिल्ली सा ब्राउन ब्लैक, BI2S3, CDS कद्दू सा पीला। मेरे साथ क्या हुआ था कि हम ये न्यूमोनिक्स पहले याद कर गए थे, मतलब जिस दिन सुन के आते थे मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता था। एक्चुअली उस टाइम कोटा में जब हम थे तो मोबाइल था नहीं। मोबाइल मतलब छोटा CDM में GSM फोन जो आता है वो वाला था, टीवी होता नहीं था, और ज्यादा दोस्ती था नहीं। बस रास्ता इतना पता था कि LN के बिल्डिंग से और घर तक का रास्ता पता था, तो इधर उधर जाते भी नहीं थे। तो बस हमको बस यही गाना सब याद रहता था। ठीक है, तो बहुत टाइम के बाद हमको ये बहुत जनरलाइज कर पाए कि कौन सा किस चीज के लिए। ठीक है, तो तुम लोग भी कुछ दिन के लिए गाना का मतलब इसी को समझ के सिर्फ बोलते रहो बोलते रहो। पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू, यहाँ तक जैसे आई, तो उसके बाद यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, लेड क्यों है काला, बिल्ली सा ब्राउन ब्लैक कद्दू सा पीला। इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2B में जो आता है, ये आता है AS3+। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, नहीं तो बहुत गंदा हो जाएगा। टू बी में आता है AS3+, AS5+, SB3+, SB5+, SN2+, SN4+। ठीक है, मीडियम सेम ही है, H2S इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास सॉल्ट बनेंगे ये क्या होंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं, AS2S3, AS2S5।
यहाँ पे Sb2S3, Sb2S5, ठीक है। तो यहाँ पे SNS और SNS2, ठीक है। कोई इसको ये मत लिख देना SN2S4, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं होता है, ये होता है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हम लोग के का 2B का कलर याद करना। सबसे पहले तो रेडिकल्स क्या है उसको याद रखना है। तो इससे पहले क्या आया था, पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू। तीसरा यहाँ देखो, ऐसे सभी सनम, ठीक है। ऐसे सभी सनम, पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू, ऐसे सभी सनम, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको इसका रेडिकल्स याद हो जाएगा। ऐसे से हो गया एएस, एएस का दो ही ग्रुप ही होता है, +3 +5, ठीक है। एएस का तो मतलब ये तो हम लोग को पता है कि एएस +3 +5 में एग्जिस्ट करता है, एसबी +3 +5 में एग्जिस्ट करता है, और एसएन +2 +4 में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। तो उन लोगों का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो सारा लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कलर देखेंगे तो ये होता है येलो, ये दोनों के दोनों ही सॉल्ट्स होते हैं येलो। फिर ये दोनों के दोनों ही सॉल्ट्स होते हैं ऑरेंज, ठीक है। एसएनएस का अगर हम लोग कलर देखें तो ये होता है ब्राउन। यहाँ ब्राउन कलर है कि नहीं, चलो इससे लिखते हैं ब्राउन, ठीक है। और SnH2 वापस से येलो। अब इसको याद रखने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। बहुत सारा तरीका हम भी तुमको बताते हैं, जो अच्छा लगता है याद रखने का, और हम अपना पर्सनल फेवरेट भी बता देंगे। ठीक है, ये देखो, एक जो सबसे आसान तरीका है, तुम लोग जब ऐसे नीचे आ रहे हो, पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कोड़ी होगी बिकड़ी कद्दू, तो ऐसे बोलना, ऐसे पीले, ऐसे पीले सभी ऑरेंज, ठीक है। ऐसे पीले सभी ऑरेंज, तो इससे तुमको सब कलर भी साथ साथ याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब एएस के जितने भी सॉल्ट है वो येलो कलर के, सभी मतलब एसबी के जितने भी सॉल्ट्स हैं सारे के सारे ऑरेंज कलर के, ठीक है। तो ऐसे पीले सभी ऑरेंज, ठीक है। यहाँ तक तुमको याद हो गया, 4 सॉल्ट का कलर तुम्हारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो, एसएन क्या होता है, टिन, तो टिन क्या है, टीना, ठीक है। अब इसको याद रखने का 2-3 तरीका है। तो पहले शरीफ वाला तरीका देखते हैं। अ, हम्म, इसका तरीका हम बताना नहीं चाह रहे, तुम लोग इसको शरीफ वाला तरीका भी थोड़ा सा डेंजरस हो जा रहा है। इसमें हम लोग ऐसे याद रखेंगे, SnS SnS2, ठीक है। ये तो ठीक है, SNS और SnH2 ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। टीना एक लड़की है, हम लोग उसके पास से जा रहे हैं तो उसको बाय कर रहे हैं, ठीक है। टीना को बाय, तुमको बस ये बाय का BY याद होना चाहिए, ठीक है। टीना को बाय, क्योंकि ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, B से ब्राउन है, Y से येलो है। SnS SnH2, SNS का ब्राउन, SnH2 का येलो,
दूसरा तरीका याद रखने के लिए, सन्स ब्रो। सन्स ब्रो से तुमको ये चीज अगर दिख रहा है, यहाँ पे SNS, सन्स ब्रो, तो ब्राउन, ठीक है। और जो दूसरा बच्चा वो SNS2 से येलो, ठीक है। दोनों ही तरीका, कुछ लोगों को कुछ पसंद आता है, कुछ लोगों को कुछ पसंद आता है। हमको दोनों ही अच्छा लगता है, हम दोनों ही याद रख लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग को कौन सा पसंद आ रहा है। इस इधर इधर तक कोई कंफ्यूजन है तो ये पहले बताओ। कंफ्यूजन इन द सेंस कि ये निमोनिक किसका था, या फिर इसमें से कौन सा निमोनिक किसका था, या फिर निमोनिक को फिर से बोल दें, ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो। नहीं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, कंफ्यूजन का यही मतलब होता है, ठीक है, कि किसी को किसी चीज में फिर से रिपीट करवाना है, तो वो चीज। अब यहाँ देखो, SNS, SNS2, तो तुम लोग के लिए क्या लगता है, टीना बहुत फेमस नाम है, ठीक है। टीना को बाय, तो SNS, तो बाय का BY, ब्राउन येलो, SNS का ब्राउन और SNS2 का येलो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं वो अब देखो। पंजाबन होगी आगे, सारे सॉल्ट्स का कलर है व्हाइट। पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू, ऐसे सभी सनम। सॉल्ट का कलर देखेंगे तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट में सारे के सारे सॉल्ट है व्हाइट। सेकेंड में जितने सॉल्ट है उसमें 2A का अगर देखें तो यशोमती मैया का बोले नंदलाला, यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा को क्यों गोरी और लेड क्यों है काला, ठीक है। मतलब PBS, CUS और HGS काला है, BI2S3 ब्राउन ब्लैक, CDS मतलब कद्दू सा पीला, ठीक है। ऐसी ये सब चीज बार बार बोलो, कद्दू सा पीला, मेरे साथ ही बोलो, कद्दू सा पीला, ठीक है। ऐसे पीले, हाँ बोलो। नहीं, रिपीट कर रहे थे। अबे मतलब माइक को ऑफ रख के रिपीट कर सकते हो, ठीक है। देखो, ऐसे पीले सभी ऑरेंज, टीना को बाय, ठीक है। यही गाना ही याद रखो, ऐसे पीले सभी ऑरेंज, टीना को बाय। उसी से तुम्हारा ये पूरा 2V भी खत्म हो जाएगा। अब हम लोग कितना सॉल्ट और कितना सॉल्ट का कलर याद किए तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 11 और यहाँ पे 3, 14, 14 सॉल्ट्स का कलर तुम लोग याद कर लियो, ठीक है। ओके। 14 सॉल्ट का कलर याद करना बड़ा बात है, और इसमें से मैक्सिमम सॉल्ट वाइट नहीं था। इसीलिए हम बोले थे पहले तुम लोग एक बार इसको देख के आना, ठीक है। देख 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 क्या है भैया। समझ में आ रहा है ना, याद करना कितना मुश्किल है और गाना से याद रखना कितना आसान है। तब अभी 2-3 बार बोलोगे तो और आसान लगने लगेगा, ठीक है। तुम लोग का क्लास अगला कितने बजे से? 5:10 से। 5-10 मिनट तो रुक ही सकते हैं हम लोग, या सिर्फ 5 मिनट ही रुकना है? हाँ, मेरा रुक तो सकते हैं। चलो ठीक है फिर। देखो, ग्रुप 3 हम पूरा एक ही बार बता देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग इसको बार बार याद रख सको, ठीक है। ग्रुप 3 में आता है Fe3+, Al3+, Cr3+, ठीक है। इसमें जो ग्रुप रिएजेंट है ये होता है NH4Cl, NH4OH, ठीक है। अब इससे जो कंपाउंड बनता है या सॉल्ट बनता है ये FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस और CrOH होल थ्राइस, ठीक है। इसको याद रखने का कोई न्यूमोनिक होगा भी तो हमको पता नहीं है, क्योंकि रीजन एक ही, क्योंकि ये बहुत कॉमन से कलर्स है। आयरन 3+ रस्ट वाला कलर है, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन PPT,
ALOH होल थ्राइस बहुत सिंपल, बहुत बार बता भी चुके हैं, जेलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट, और CR3+ करेला ग्रीन PPT। CR3+ जब भी आए तो वो हम लोग के लिए करेला ही है, ठीक है, ग्रीन PPT, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका, फिर आलू करी, ये भी बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं, फिर आलू करी, फिर आलू करी, फिर आलू करी, फिर आलू करी कोई नहीं, AUPT, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स HNO3 के साथ पैसिव रिएक्शन देता है। बहुत बार इसको डिस्कस किए, बहुत बार बोले हैं, उसको कुछ चीज तो याद ही रहना चाहिए। जनाबे अली का टीना लेने, और भी था एक कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस वाला, वो सब चीज बहुत फ्रीक्वेंट यूज में अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आलू करी और उसका कलर, ठीक है, इसको नोट कर लो, ऊपर वाले को भी कर लिए हैं। कर लिया ना, ठीक। ग्रुप 4 देखो, तब ग्रुप 4 में तुमको पता नहीं क्यों हमको लगता है तुम लोग को अपना बहुत अपनापन सा लगेगा, ठीक है। इसमें ग्रुप 4 में आता है Zn2+, Mn2+, CO2+, Ni2+, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास ग्रुप रिएजेंट होता है, ये होता है H2S इन बेसिक मीडियम, ठीक है। H2S इन बेसिक मीडियम होता है, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है ये होता है ZnS, MnS, NIS, COS। अगर इससे हम तुम लोग से पूछे कि इसका कलर क्या होगा तो तुम लोग क्या कहोगे? गैस गैस के लिए पूछ रहे हैं, बस जल्दी से बताओ। वाइट। अबे सल्फाइड तो ब्लैक बोले थे यार, सॉरी ब्लैक ब्लैक। ब्लैक, ठीक है। लेकिन अब तुम लोग थोड़ा सा जिंदगी में ट्विस्ट दिखेगा, ठीक है। भैया ग्रे। नहीं, अबे यार लड़की लोग का फेवरेट कलर कौन सा होता है? वाइट। हट, अबे पागल है रेड क्या? रेड कभी रेड रेड। रेड भी नहीं होता है, पिंक होता है यार, पिंक होता है, इतना तो यार हम लोग को नहीं मालूम। तो पता करो। फ्लेवर दोस्त, चेंज हो गया भैया। चलो ठीक है, हम लोग वो उसमें क्या बोलते हैं, जो मतलब एक पर्टिकुलर टर्म होता है, अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या होता है फेवरेट कलर, बताएं तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? रॉयल ब्लू। ब्लू, ब्लू तो अब कोई सॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पिंक ही से हम लोग काम चलाएंगे, ठीक है। तो ZnS का जो कलर होता है ये होता है वाइट। रोहित को जो लड़की लगती है, मतलब लड़की लोग का फेवरेट कलर है वाइट। MnS का होता है पिंक, ठीक है। मैग्नी एमएन का मतलब और भी कंपाउंड में पिंक कलर शो करता है वो, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाँ ये करता देखने है, को मिला। हाँ करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है। तो बस बताने का ये मेरा उद्देश्य था कि बहुत सारा जो सल्फाइड सॉल्ट है अजीब अजीब कलर भी शो करता है, वाइट भी शो किया, पिंक भी शो किया, ब्लैक भी शो कर रहा है। इतना डाइवर्सिटी कोई भी अनायन नहीं देता जितना सल्फाइड दे रहा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको याद रखने का तरीका, हाँ, एक इंसान जो होता है जब जन्म लेता है, ठीक है, तो उसका मन एकदम सफेद होता है, मतलब एकदम पायसनेस होता है मन में, समझ रहे हो? तो वो हाँ। मन से गोरा होता है, ठीक है। अ, तो हम लिख ही देते पहले।
ठीक है, मतलब एक इंसान का मन जन्म से गोरा होता है। मतलब मन तो नहीं कहेंगे, एक इंसान जन्म से गोरा होता है, मन से गुलाबी होता है, लेकिन उसका नियत काला होता है। कितना काला? कौवे सा काला। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे तो मेरा ही स्टोरी आ गया, है ना? तो ये चीज तुम लोग को याद ही रहेगा। जन्म का मतलब होता है Zn2+ से गोरा, गोरा मतलब वाइट। ठीक है, मन मतलब Mn2+ से गुलाबी, गुलाबी हो गया पिंक। नियत Ni हो गया निकल अपना। और काला मतलब ब्लैक। कितना काला? बस एक क्वेश्चन था, सार्कास्टिक क्वेश्चन। कौवे सा काला, कौवा से हो गया हमारा सीओ है, सीओ, और काला फिर से ब्लैक। ठीक है, मन से गोरा, जन्म से गोरा, मन से गुलाबी, नियत से काला। कितना काला? कौवे सा काला। ठीक है, ये तो हमको सबसे इंटरेस्टिंग था, तो इसको भी हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। अब इसके आगे जाते हैं। ग्रुप 5। ग्रुप 5 में जो रिएजेंट होता है, ये होता है NH4Cl, NH4OH, NH4 होल ट्वाइस CO3। लिख नहीं रहे, ठीक है। और जो रेडिकल्स होता है, ये होता है Ba2+, Sr2+, Cl2+। ठीक है, इसको याद रखना तरीका। भारत सरकार, भारत Ba2+, सर Sr2+, कार Ca2+। डायरेक्ट ठीक BSc है, दिख रहा क्या? BSc। BSc, हाँ BSc भी कर सकते, ठीक है, ये भी सही है। BSc भी है, भारत सरकार भी है। ठीक है, BSc से भी याद रख सकते हो, लेकिन तुमको BSc करना नहीं है तो उससे याद नहीं रखो। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे सॉल्ट्स बनता है। ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं व्हाइट। एक और तुमको टेबल बताएंगे कुछ टाइम बाद, हो सकता अगली क्लास में बताएंगे, बस कोई एक मैसेज कर देना। ठीक है, आज नहीं, अगले फ्राइडे के अराउंड मैसेज करना, जब भी तुम्हारा क्लास होगा उससे एक दिन पहले, कि हमको कार्बोनेट का सारा कलर्स तुमको बताना है। ठीक है, उससे क्या होगा, ये तीन है ना, ये बहुत आसान हो जाएगा, और कुछ कुछ जो कार्बोनेट्स और है वो भी आ जाएंगे तुम्हारे जिंदगी में। ठीक है, तो वो कोई बता देना, हालांकि हम याद रखने की कोशिश कर लेंगे। ये सारे के सारे हैं भारत सरकार व्हाइट। ठीक है, ग्रुप 6 का अगर हम लोग बात करें, वैसे भारत सरकार व्हाइट नहीं है, काला है। काला है, सामने से तो व्हाइट है ना। ठीक है, तो अगला आता है ग्रुप 6, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। इसको याद रखने का तरीका, कब सोडियम मरेगा। ठीक है, कब सोडियम मरेगा, कब मरेगा, नो स्पेसिफिक डेट। ठीक है, नो स्पेसिफिक, इसका कोई भी टेस्ट जो है, कोई भी ग्रुप रिएजेंट है, ये कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। तो इससे तुमको ये भी चीज याद रहेगा कि सोडियम कब मरेगा, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी नहीं होता इन तीनों को पता करने के लिए। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता। ठीक है, आखिरी ग्रुप 7,
ग्रुप 7 NH4+। NH4+ का हम लोग आज से नामकरण करते हैं अम्मा, ठीक है। NH4+ को सब कोई अम्मा ही बुलाता है, ठीक है, मतलब कोटा की तरफ अम्मा अम्मा करते रहता है, तो हम लोग इसको अब से अम्मा ही बुलाएंगे। इसका रिएजेंट होता है NaOH और प्रोडक्ट आता है NH3। इसका तो बहुत सिंपल सा है, NH4 में NH4+ में NaOH डाले तो NH3 गैस लिबरेट हो, ठीक है। तो ये एक दो बार रिवाइज करते हैं। अब माइक को म्यूट करके कैमरा अगर ऑन करना चाहो तो ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू, ऐसे सभी सनम, फिर आलू कड़ी, जाने मन को निकालो। अच्छा, इसका तुम लोग को बताया नहीं थे, रुको एक नमूने छूट गया। इसको मतलब अगर जैसे हम लोग ऐसे वर्टिकली बढ़ रहे हैं तो तब याद रखने के लिए इसका अगर सीक्वेंस जो होता है वो ही बता देता है। जाने मन को निकालो, ठीक है। एग्जाम में अच्छा करना है तो अपने जाने मन को अपने दिल से निकालो, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, टेक्निकल इशू आ गया, सॉर्ट हो गया, ठीक है। जाने मन को निकालो, भारत सरकार कब सोडियम मरेगा अम्मा। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, ठीक है। पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू, ऐसे सभी सनम, फिर आलू कड़ी, जाने मन को निकालो, भारत सरकार कब सोडियम मरेगा अम्मा, ठीक है। इतना ही जब हो जा रहा है तो तुम्हारा सारा का सारा रिएजेंट मतलब रेडिकल्स हो गया। ग्रुप रिएजेंट याद ही रखना है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। प्रेसिपिटेट पे आता है। अब हम लोग ऐसे वर्टिकली मतलब हॉरिजॉन्टली जाएंगे। अभी ऐसे वर्टिकल सारे के सारे एक साथ लिख लिए, अब ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पंजाबन होगी आगे, PbCl2 Hg2Cl2 AgCl, वाइट प्रेसिपिटेट। पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू, इसमें PbS CuS HgS Bi2S3 CdS। यशोमती मैया का बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी और लेड क्यों है काला, बिल्ली सा ब्राउन ब्लैक, कद्दू सा पीला, टू बी ऐसे पीले सभी ऑरेंज, टीना को बाय, ठीक है। AS 3+5+ येलो, SBU 3+5+ ऑरेंज और टीना को बाय ब्राउन येलो, ठीक है। फिर आलू करी, इसका तो हम लोग का टेस्ट मतलब इसमें कोई कलर का निमोनिक नहीं है, लेकिन तुम लोग कलर याद है, ठीक है। जाने मन को निकालो। अब हम लोग अगर हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ऐसे, तब हम लोग क्या बोलेंगे, जन से गोरा मन से गुलाबी, नियत से काला, कितना काला कौवे सा काला, सारा कलर याद। इसके बाद हम लोग जब ग्रुप 5 पे आएंगे तो ग्रुप 5 पे हमारे पास क्या है, भारत सरकार जैसा भी हो वाइट होता है, ठीक है। कब सोडियम मरेगा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इसलिए कोई प्रेसिपिटेट भी नहीं आ रहा, ठीक है। और अम्मा NaOH NH3, ठीक है। यहाँ पे इसका खत्म होता है। अम्मा का कलर बताया नहीं। NH3 यार गैस होता है, ये अमोनिकल तो स्मेल आता है, टॉयलेट जाना सूंघना बस वही स्मेल है, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट में जैसे स्मेल आता है ना, बिल्कुल वैसा स्मेल आता है अमोनिया का। तो आज का हम लोग का लेक्चर हो गया है। तो तुम लोग को आज का क्लास पर्टिकुलरली कैसा लगा? अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है स्नेहा? अच्छा था। वैभव, अनुज, आनंद ये सही कर रहा है, थम्स अप। विवेकानंद और संभावन
संभावम। अगर हम गलत प्रोनाउंस करें तो उसके लिए सॉरी। तो अगर तुम लोग को कोई भी सजेशन फीडबैक देना तो व्हाट्सएप है, दे देना। चलो ठीक है, अब हम लोग क्लास एंड करते हैं। चलो तब बाय। जाए हम लोग।